हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन अथवा ट्रांसपिरेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन क्या है अथवा वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा समझा देते हैं। तो वह क्रिया जिसके अंतर्गत जीवित पौधों के वायवीय भागों से अधिक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, वाष्पोत्सर्जन अथवा ट्रांसपिरेशन कहलाती है। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देता हूँ। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा पृथ्वी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। मतलब पौधों की जड़ें निरंतर मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती रहती हैं, लेकिन पौधे जितना पानी या जल अपनी जड़ों द्वारा पृथ्वी से अवशोषित करते हैं, उसमें से पूरा जल उनके काम में नहीं आता है। यानी जितना अवशोषित करते हैं वो पूरा जल उनके काम में नहीं आता है। मतलब ये हुआ कि जो जल लिया जाता है उसमें से पूरा उपापचयी क्रियाओं में काम नहीं आता है, बल्कि बहुत सा जल बेकार हो जाता है। तो लगभग 98 से 95% तक जल बेकार हो जाता है, और लगभग 2 से 5% जल ही पौधों के लिए उपयोगी होता है। यानी केवल 2 से 5% जल उसमें से केवल पौधों के लिए उपयोगी होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है या आवश्यकता से अधिक जल पौधों के वायवीय भागों से भाप बनकर उड़ जाता है, इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा को हम सरल करके इस तरह से कह सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, अथवा पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है या ट्रांसपिरेशन कहलाती है, अथवा इसी को उत्स्वेदन भी कहा जाता है या वाष्प त्याग भी कहते हैं। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन वायवीय भागों से होता है, परंतु पत्तियों द्वारा सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। यानी पौधे के सभी वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन जो पौधे की पत्तियां होती हैं, पत्तियों के द्वारा सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। मतलब पत्तियां पौधे में वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन सब के आधार पर वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला पर्णरंध्रीय अथवा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अथवा अंग्रेजी में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहा जाता है इसको। दूसरा है उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन अथवा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन अथवा अंग्रेजी में क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अथवा लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझा देता हूँ। तो पहला है पर्णरंध्रीय या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अथवा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पर्ण मतलब पत्तियां ही वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक करती हैं, अर्थात पौधों में जो अतिरिक्त जल आता है उसका अधिक भाग पत्तियों के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वाष्पोत्सर्जन जिसमें जल वाष्प के रूप में रंध्रों के द्वारा वातावरण में विसरित होता है उसे ही रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पत्तियां हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या पर्णरंध्र कहा जाता है। यदि आप लोग रंध्र या स्टोमेटा की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि रंध्र किसे कहते हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी संरचना क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इनके कार्य कौन कौन से होते हैं, तथा साथ ही साथ रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया भी बताई है, जो हाई स्कूल के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंध्रों का खुलना और बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पूरी जानकारी आपको मेरे पिछले वीडियो जो कि यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, इन छिद्रों में यदि एक छिद्र को देखा जाए तो एक जोड़ी वृक्काकार रंध्र कोशिकाएं इन छिद्रों के खुलने व बंद होने का नियंत्रण करती हैं।
इन्हीं छिद्रों से वायु भी आती जाती रहती है। वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण भी होता है, यानी वायु आती जाती रहती है और वायु के संपर्क से ही जल का भी वाष्पीकरण होता है, जल भी वाष्पित होता है और रंध्रों से बाहर निकलने वाली वायु में जल भी वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो इन्हीं छिद्रों से O2 या ऑक्सीजन के साथ जल भी भाप बनकर उड़ता रहता है। वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% भाग रंध्रों के द्वारा होता है, यानी 90% वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्रों के द्वारा ही होता है। मतलब लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन इन्हीं पर्णरंध्रों अथवा स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसे ही रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अब अगला है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन अथवा उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। पौधों का बाहरी भाग व पत्तियां उपत्वचा या क्यूटिकल द्वारा ढके होते हैं। इनसे भी वाष्प बनकर जल उड़ता है। इसे ही उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के पेड़ पौधों की बाह्य त्वचा वाले भाग में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों को या इन्हीं छिद्रों से वाष्पोत्सर्जन होता है। इसी को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। लगभग 9% वाष्पोत्सर्जन इसी उपत्वचा के द्वारा होता है। आपको बता दें कि लगभग में है ये, कहीं ज़्यादा और कहीं कम भी हो सकता है। जैसे छायादार स्थानों में पौधा है तो, मरुद्भिद पौधा है तो, ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, चेंज हो सकता है। चलिए अब आते हैं वाष्पोत्सर्जन के तीसरे प्रकार वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पर अथवा लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन पर। तो वृक्षों के तनों व शाखाओं पर छाल में बीच बीच में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इनसे भी कुछ जलवाष्प विसरित होती रहती है। इसे ही वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पुराने वृक्षों के तनों पर जो छाल होती है उस छाल के नीचे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों को वातरंध्र कहा जाता है। इन छिद्रों से भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती रहती है। इसे ही वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 1% वाष्पोत्सर्जन इन्हीं के द्वारा होता है या वातरंध्र के द्वारा होता है। अतः देखा जाए तो इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पौधों में नहीं के बराबर होता है, क्योंकि लगभग 1% ही होता है। चलिए अब आपको वाष्पोत्सर्जन के महत्व को समझा देते हैं, अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है ताप नियमन। ताप नियमन के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जो पौधे होते हैं वो झुलसने से बच जाते हैं, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण पत्तियों की सतह पर कोमल भागों पर ठंडक पैदा होती है और इस प्रकार गुप्त उष्मा के वाष्प में चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधा ताप बचने के लिए करता है, यानी ताप से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ताप नियमन में वाष्पोत्सर्जन हेल्प करता है, यानी पौधे झुलसने से बच जाते हैं। फिर अगला है जल का समान वितरण। तो जल का समान वितरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के सभी भागों में पानी का वितरण अथवा डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से होता है। फिर अगला है फलों में शर्करा की सांद्रता। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो फल के अंदर का द्रव होता है, जो जल होता है, वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण अधिक सांद्रता बढ़ती है और सांद्रता बढ़ने से फल अधिक मीठे हो जाते हैं। तो एक ये महत्व हो जाएगा। फिर अगला है खनिज लवणों की प्राप्ति। तो वाष्पोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है, यानी ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन में, जल के एब्जॉर्प्शन में घनिष्ठ संबंध होता है। पौधे द्वारा जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है, यानी जितना वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही ज़्यादा भूमि से जल का अवशोषण होता रहता है। तो मृदा जल में खनिज लवणों की मात्रा बहुत कम होती है, अतः पौधों के द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण उसमें घुलकर पौधे के शरीर में पहुंचते रहते हैं। इस तरह से खनिज लवणों की प्राप्ति होती रहती है। फिर अगला है अतिरिक्त जल का निस्तारण। तो अतिरिक्त जल के निस्तारण के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक अवशोषित जल को पादप शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी पौधे भूमि से लगातार अपने मूलरोमों द्वारा परासरण
व अंतः शोषण क्रिया के द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं और पौधों में आवश्यकता की अपेक्षा यह पानी कई गुना अधिक होता है, जिसके कारण होता क्या है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधों के शरीर से बाहर निकलता रहता है, तो ये अतिरिक्त जल का निस्तारण भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है और वाष्पोत्सर्जन का क्या क्या महत्व होता है बताया। अगले वीडियो में आपको वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक बताऊंगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को रंध्र या पर्णरंध्र या स्टोमेटा के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रंध्र पौधों की पत्तियों व अन्य वायवीय भागों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अर्थात पेड़ पौधों की पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और अन्य वायवीय भाग का मतलब हुआ कि पेड़ पौधों के हरे मुलायम तनों की बाह्य त्वचा पर भी छिद्र होते हैं, इन्हें भी रंध्र कहा जाता है। यानी पत्तियों पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और कुछ अन्य जो हरे मुलायम तने होते हैं यहाँ पर भी छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें भी रंध्र कहा जाता है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो बताएंगे पौधों की पत्तियों और अन्य हरे मुलायम भागों की बाहरी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं। चलिए अब रंध्रों के वितरण को बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होते हैं। तो कुल मिलाकर के निर्णय ये निकला कि रंध्र पौधों के सभी हरे, शाकीय और वायवीय भागों पर पाए जाते हैं। सभी जगह के अलावा पत्तियों पर रंध्र की उपस्थिति अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। यानी सभी जगहों पर तो होते ही हैं, लेकिन जो पत्तियां होती हैं इन पर रंध्र की उपस्थिति आवश्यक भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। यदि पत्तियों में रंध्रों की स्थिति या वितरण को देखा जाए तो ये पत्तियों की निचली तथा ऊपरी दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। जो पत्तियां पृष्ठाधारी होती हैं उनकी निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं, जबकि ऊपरी सतह पर कम रंध्र पाए जाते हैं। यानी ऐसी पत्तियां जो पृष्ठाधारी होती हैं, पृष्ठाधारी पत्तियों की निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं और ऊपरी सतह पर कम रंध्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो पत्तियां समद्विपार्श्व होती हैं, अर्थात समद्विपार्श्व पत्तियों में दोनों सतहों पर बराबर मात्रा में या बराबर संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। यदि आप लोगों को पृष्ठाधारी पत्ती और समद्विपार्श्व पत्तियों के बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल में पत्ती पर वीडियोस अपलोडेड हैं। वहाँ मैंने समद्विपार्श्व क्या होता है और पृष्ठाधारी पत्ती क्या है डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि पृष्ठाधारी पत्तियाँ अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में होती हैं और समद्विपार्श्व पत्तियाँ एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। तो पृष्ठाधारी पत्तियाँ यानी द्विबीजपत्री पौधे और समद्विपार्श्व पत्तियाँ यानी एक बीजपत्री पौधों में होती हैं। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं या पृष्ठाधारी पौधे होते हैं, इनकी पत्तियों की निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर कम रंध्र होते हैं, जबकि समद्विपार्श्व पत्ती में दोनों सतहों पर बराबर मात्रा में बराबर संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। यदि जलीय पौधों को देखा जाए तो जल पर तैरती हुई पत्तियों में रंध्र केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उसमें जो पत्तियां तैरती रहती हैं जल पर, उसकी ऊपरी सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। मतलब पानी के तल पर तैरने वाली पत्तियों में रंध्र या स्टोमेटा केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, जैसे वाटर लिली में होता है। लेकिन ऐसे पौधे जो जल में डूबे हुए होते हैं, यानी जल में डूबे पौधे, उनकी पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जलमग्न पत्तियों में रंध्र नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रिला में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। मरुद्भिदी या जीरोफाइट्स पौधों की पत्तियों में रंध्र कम संख्या में होते हैं और जो होते भी हैं वो गड्ढों में धंसे रहते हैं। रंध्र की संरचना बताने से पहले आपको एक जानकारी और देते चलें कि साधारणतः
द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र बिखरे रहते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समांतर कतारों में रंध्र पाए जाते हैं। आपको बता दें कि एक पत्ती पर रंध्रों की संख्या लगभग में 1000 से 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होती है। यानी एक पत्ती में लगभग में है 1000 से 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक संख्या हो सकती है। चलिए अब आप लोगों को रंध्र की संरचना समझा देते हैं। तो प्रत्येक रंध्र दो विशिष्ट आकार और संरचना की कोशिकाओं से बनते हैं। इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पर्णरंध्र या रंध्र का निर्माण दो विशेष आकार प्रकार की रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल्स से होता है। तो इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं अथवा अंग्रेजी में गार्ड सेल्स कहा जाता है। तो चित्र में आपको दिख रहा है द्वार कोशिकाओं का आकार सेम के बीज के समान होता है। तो जो रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं होती हैं ये बिल्कुल सेम के बीज जैसी होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के कारण रंध्र छोटे और बड़े होते हैं अथवा खुलते और बंद होते हैं। ये जो द्वार कोशिकाओं के बाहर संरचनाएं आप देख रहे हैं इन्हें सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। यानी ये द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हैं, जबकि बाह्य त्वचा की दूसरी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। यानी द्वार कोशिकाओं को छोड़कर अन्य कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब रंध्र का खुलना तथा बंद होना इस कार्यविधि को समझा देते हैं। यानी रंध्र के खुलने तथा बंद होने की कार्यविधि जान लेते हैं। तो रंध्र हरे वायवीय भागों विशेषकर पत्तियों पर अत्यंत महत्वपूर्ण उपांग होते हैं। ये सामान्यतः दिन के समय खुले व रात्रि के समय बंद रहते हैं। तो रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। कभी कभी तो दिन में भी बंद हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। जब ये द्वार कोशिकाएं स्फीत या टर्जिट होती हैं तो रंध्र खुला रहता है, और जब स्लथ या फ्लैसिड हो जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। अर्थ यह हुआ कि द्वार कोशिकाओं के फूलने और पिचकने पर ही रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया निर्भर होती है। यानी इन्हीं पर रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है। यानी रंध्र जो खुलते हैं बंद होते हैं ये परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होते हैं। परासरण दाब बढ़ने पर आसपास की सहायक कोशिकाओं से परासरण की क्रिया के द्वारा पानी आ जाता है। यानी जब परासरण दाब बढ़ता है तो आसपास की जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये इनके द्वारा पानी अंदर आ जाता है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं या फूल जाती हैं। अर्थात जब परासरण दाब बढ़ता है तो ये जो सहायक कोशिकाएं हैं इनमें परासरण की क्रिया होती है और पानी अंदर आ जाता है, और जब पानी अंदर आ जाता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं या स्फीत हो जाती हैं या टर्जिट हो जाती हैं। आप लोगों ने किशमिश फूलने और अंगूर पिचकने वाला प्रयोग देखा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी होता है। तो जब द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं तो बाहरी भित्ति बाहर की ओर फूल जाती है, जिसके कारण जो भीतरी मोटी भित्ति होती है वो अंदर की ओर धंस जाती है, घुस जाती है। तब रंध्र खुल जाते हैं। अर्थात जब परासरण के द्वारा सहायक कोशिकाओं से पानी अंदर आया तो जो द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति होती है यह बाहर की तरफ फूल जाती है। ऐसा होने पर जो भीतरी मोटी भित्ति है वह द्वार कोशिका के अंदर घुस जाती है, इसीलिए रंध्र खुल जाते हैं। अब जब परासरण दाब कम होता है तो द्वार कोशिकाओं से जल पड़ोसी कोशिकाओं में चला जाता है। तो पड़ोसी कोशिकाओं में चले जाने के कारण ये स्लथ हो जाती हैं। अर्थात जब परासरण दाब बहुत कम होता है तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनका पानी पड़ोस में या पड़ोस की कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे दाब कम हो जाता है और रंध्र फिर से अपनी अवस्था में आ जाते हैं, अथवा रंध्र बंद हो जाते हैं, अथवा रंध्र स्लथ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकला कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है
तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। इस प्रकार से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। चलिए अब आप लोगों को रंध्र या स्टोमेटा के कार्य बता देते हैं। तो रंध्रों का प्रमुख कार्य पौधे के बाह्य वातावरण से पौधे के अंदर के वातावरण का संबंध स्थापित करना होता है। अर्थ यह हुआ कि रंध्रों का प्रमुख कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है। तो गैसों के आदान प्रदान में श्वसन के लिए ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, तो एक तो कार्य ये हुआ। दूसरा ये कि प्रकाश संश्लेषण में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का अंदर आना और ऑक्सीजन या O2 का बाहर निकलना होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जल उत्सर्जन का कार्य भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तो जल उत्सर्जन का अर्थ हुआ वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और साथ ही साथ जलहानि या वाष्पोत्सर्जन भी होती है। तो आशा है आप लोगों को रंध्र या पर्णरंध्र या स्टोमेटा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएंगे, अर्थात फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर अलग अलग पौधों में व अलग अलग अवस्थाओं में सदैव बदलती रहती है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन की दर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तथा एक पौधे से दूसरे पौधे में अलग अलग होती है और बदलती भी रहती है। तो यह दर अलग अलग क्यों होती है या क्यों बदलती रहती है, चलिए बताता हूँ। तो वाष्पोत्सर्जन की दर कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों में कुछ बाह्य कारक होते हैं जिनके कारण वाष्पोत्सर्जन कम या ज़्यादा होती है। इसी प्रकार कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं जिनके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम अथवा अधिक हो जाती है। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है बाह्य कारक। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में वायु की आर्द्रता अथवा अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी इन एयर, दूसरा वायु की गति वेलोसिटी ऑफ विंड, तीसरा तापमान अथवा टेम्परेचर, फिर अगला है वायु का दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर, अगला है प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फिर लास्ट है मिट्टी में जल की मात्रा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। तो इन सबको समझाने से पहले बता दें कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, वाष्पोत्सर्जन के महत्व और रंध्र की संरचना, कार्य, रंध्रों का खुलना और बंद होना आदि के बारे में वेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बाह्य कारकों के अंतर्गत वायु की आर्द्रता को समझा देते हैं। तो आर्द्रता का अर्थ होता है नमी। अधिक आर्द्रता हो तो अधिक नमी, कम आर्द्रता हो तो कम नमी। तो वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। मतलब वायु की आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। वायु की आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और आर्द्रता घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है या बढ़ती है। तो अर्थ यह हुआ कि नम एवं शुष्क वायु वाष्पोत्सर्जन अथवा ट्रांसपायरेशन की क्रिया को प्रभावित करती है। जो शुष्क वायु होती है तो नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और नम वायु होती है तो नमी को अवशोषित नहीं करती है। मतलब ये हुआ कि यदि वायु सूखी है या शुष्क है तो पौधों के पास से निकलेगी तो पौधों से नमी को अवशोषित करेगी जिससे वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। और यदि वायु नम है, पहले से ही गीली है, तो वह पौधे से जल अथवा नमी अवशोषित नहीं कर पाएगी या नहीं करेगी जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी और आर्द्रता घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी।
अब आते हैं दूसरे कारक वायु की गति पर। तो वायु की गति अथवा वेग जितना अधिक तेज होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर उतना बढ़ेगी। यानी जितनी अधिक तेज वायु होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर उतना बढ़ेगी, और वेग कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी। तो अर्थ यह हुआ कि जब हवा तेज से चलती है तो पत्ती के चारों तरफ की नम वायु शीघ्रता से इधर उधर फैल जाती है, और पत्ती के बाहर वायु में नमी कम होगी, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जबकि वायु के न चलने पर या कम चलने पर या धीरे चलने पर सारी क्रियाएं उल्टी होती हैं, यानी मंद वायु में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर अगला है तापमान। तो तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, और कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। अर्थात ताप का सीधा प्रभाव वायु की आर्द्रता पर पड़ता है। वायुमंडल में तापक्रम अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। यानी जब वायुमंडल में तापक्रम अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, क्योंकि अधिक तापक्रम में हवा की नमी कम हो जाती है। जो हवा की नमी होती है वो अधिक तापक्रम होने पर कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है, और वायुमंडल के तापक्रम में कमी होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। यानी जब वायुमंडल के तापमान में कमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। फिर अगला कारक है वायु का दाब। तो वायु का दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, और वायु का दाब अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। वायु का दाब कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, और वायु का दाब अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी। अर्थात जब वायु का दबाव कम होता है तो वायु की जलवाष्प जो होती है ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी वायु का दबाव कम होने पर वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्रता कम हो जाती है। इसके उल्टा जब वायु का दबाव अधिक होता है तब जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। फिर अगला है मुख्य कारक प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता वाष्पोत्सर्जन पर किस तरह से प्रभाव डालते ही जान लेते हैं। अधिक प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। यानी अधिक प्रकाश होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, और प्रकाश की मात्रा घटने पर वाष्पोत्सर्जन कम होगा, या वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि साधारणतः अंधेरे में या रात में पर्णरंध्र अथवा स्टोमेटा बंद रहते हैं, इसीलिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अंधेरे में नहीं होता है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो रंध्र खुल जाते हैं, इसीलिए प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। दूसरा कारण एक और भी है। अधिक प्रकाश में पर्णमध्योतक की कोशिकाओं के जल में वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है, जिससे उनके अंदर वायु की आर्द्रता बढ़ती है। इसी कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होती है। इसी तरह से यदि प्रकाश कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो प्रकाश की तीव्रता एक मुख्य कारक होता है वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने और घटाने का। तो अधिक प्रकाश होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, और प्रकाश कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, क्योंकि प्रकाश में पर्णरंध्र खुले रहते हैं, जबकि अंधेरे में पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। फिर आते हैं अगले कारक मिट्टी में जल की मात्रा अथवा उपलब्ध मृदा जल पर। तो भूमि में जल की मात्रा कम होने से जड़ें भी कम जल को अवशोषित कर पाएंगी, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। जबकि जब भूमि में जल की मात्रा अधिक होगी तब जड़ें भी अधिक जल को अवशोषित करेंगी। तो जब जड़ें अधिक जल को अवशोषित करेंगी तो पौधों में पानी की अधिकता हो जाएगी। तो पानी की अधिकता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है, इसलिए अधिक जल होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, और जल कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हो गए हैं। अब आते हैं आंतरिक कारकों पर। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में उपचर्म या क्यूटिकल, बाह्य त्वचा पर रोम यानी हेयर्स स्केल्स यानी सल्क जो होते हैं, पर्णरंध्रों की संख्या, पर्णरंध्रों या रंध्रों का अंदर धंसा होना तथा पत्ती के तल आदि सम्मिलित हैं। तो यदि पहले आंतरिक कारक उपचर्म या क्यूटिकल की बात की जाए तो कुछ पत्तियों की बाह्य त्वचा पर मोम सदृश यानी मोम जैसी निर्जीव पदार्थ की परत पाई जाती है, जिसे उपचर्म कहा जाता है। तो ऐसी पत्तियां जिनमें उपचर्म या क्यूटिकल पाई जाती है उनमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। यानी जिन पत्तियों में
उपचर्म होती है या क्यूटिकल होती है उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। दूसरा आंतरिक कारक है रोम या सल्क। तो कुछ पौधों की पत्तियों की बाह्य त्वचा पर असंख्य रोम पाए जाते हैं। इन रोमों के बीच में आर्द्र वायु रुक जाती है, यानी नमी रुकी रहती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर घटती है, मतलब वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अब तीसरा कारक है पर्णरंध्रों की संख्या। तो जब पत्तियों में अधिक पर्णरंध्र या स्टोमेटा होते हैं तो अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। लेकिन यदि पत्तियों पर रंध्रों की संख्या कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, मतलब वाष्पोत्सर्जन कम होगा। फिर अगला कारक है पर्णरंध्रों का धंसा होना। तो शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों की पत्तियों में रंध्र अंदर धंसे होते हैं, यानी जहाँ पर शुष्क स्थान है वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनकी पत्तियों में रंध्र अंदर धंसे होते हैं, और रंध्रों के अंदर धंसे रहने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मंद हो जाती है, मतलब वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। फिर अगला कारक है पत्ती के तल। तो पत्तियों का छोटा होना, कांटों में बदल जाना, पत्तियों का सकरा होना, उनका आकार आदि वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। इसी प्रकार से पत्तियों के मुड़ जाने से भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ बाह्य कारक और आंतरिक कारक मैंने बताए जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। आशा है आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले सभी कारक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन क्रिया का प्रदर्शन बताएंगे, अर्थात डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है कि पौधों के समस्त वायु विभागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो बेलजार विधि से वाष्पोत्सर्जन क्रिया का प्रदर्शन करेंगे। तो इस प्रयोग के लिए हमें कांच के बेलजार, एक गमले में लगा स्वस्थ पौधा, वैसलीन, कांच की 2 प्लेटें और पॉलीथीन की एक शीट चाहिए। इसके लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर रख लेंगे। अब करेंगे कैसे? तो पहले गमले में पानी डालकर पौधे को अच्छी तरह से सींच लेते हैं। पौधा अधिक पत्ती वाला लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अच्छी तरह से पौधे को सींचने के बाद गमले व इसकी मिट्टी को पॉलीथीन से अच्छी तरह से ढक देते हैं, यानी गमले को और पूरी मिट्टी को, गमले सहित मिट्टी को क्या करते हैं, पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। मतलब गमले सहित एक पौधा लेकर उसकी मिट्टी को रबड़ की चादर या पॉलीथीन से बांध देते हैं। तो पॉलीथीन से इसलिए बांधा जाता है ताकि गीली मिट्टी से होने वाला वाष्पन प्रयोग में बाधा न डाले। तो अब गमले को कांच की प्लेट पर रखकर उसे बेलजार से ढक दिया जाता है, अर्थात गमले को प्लेट पर रख करके एक स्वच्छ बेलजार लेकर पौधे को ढक देते हैं। पौधे को बिल्कुल चित्रानुसार ढका जाता है, यानी जैसे आप चित्र में देख रहे हैं इसी तरह से ढक देंगे। अब बेलजार के आधार पर शीशे की प्लेट के साथ ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर दिया जाता है। मतलब प्लेट और बेलजार को ग्रीस की सहायता से लॉक कर दिया जाता है ताकि वायु अंदर न जा पाए, वायुरुद्ध हो जाए। तो जब ठीक से वायुरुद्ध अथवा एयर टाइट हो जाए तो अब क्या करना है कि प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा उपकरण बिना पौधे के गमला वाला लेते हैं। मतलब सब कुछ उसी तरह से करना है, लेकिन इस दूसरे उपकरण में गमले में पौधा नहीं लगा होना चाहिए। इस उपकरण को नियंत्रण उपकरण कहा जाता है, यानी जिसमें गमला नहीं लगा होगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। इसको नियंत्रण उपकरण कहा जाता है अथवा कंट्रोलर ऑपरेटस कहते हैं। अब दोनों उपकरणों को उठाकर खुले में या धूप में कुछ समय के लिए रख देते हैं, अर्थात गमले में लगा पौधा वाला और बिना पौधे वाला उपकरण, इन दोनों को धूप में लगभग 2 घंटे के लिए रख दिया जाता है। तो लगभग 2 घंटे होने के बाद उपकरणों को देखने से पता चलता है कि जिसमें पौधा लगा है
उस बेलजार के अंदर जल की बूंदें इकट्ठा हो गई हैं। मतलब प्रथम उपकरण में बेलजार की भीतरी सतह पर जल की बूंदें एकत्र हो जाती हैं, जबकि दूसरे उपकरण में जल की बूंदें एकत्र नहीं होती हैं, अथवा कहा जाए तो नियंत्रण उपकरण में बेलजार में पानी की बूंदें एकत्र नहीं होती हैं या नहीं हैं। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्पीकरण होता है या पौधे के वायवीय अंगों से जल वाष्प निकलती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन होता है। आप चाहें तो कोबाल्ट क्लोराइड के सूखे कागज से इन बूंदों का परीक्षण भी कर सकते हैं। यदि कागज का रंग गुलाबी हो जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि पौधों के सभी भागों से या सभी वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है।